हेलो फ्यूचर सीएज। मैं हूं द लीगल अध्यापक और ध्यान से सुन लीजिए, ये कोई नॉर्मल एक्सप्लेनेशन वीडियो बिल्कुल नहीं है। ये एक फुल स्पीड वन शॉट रिवीजन सेशन है जिसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, कम टाइम में मैक्सिमम सिलेबस रिवाइज करवाना। इसलिए एक छोटी सी सीरियस रिक्वेस्ट है, अपनी बुक जरूर साथ रखिए। इस वीडियो में जो भी स्लाइड्स, इमेजेस और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखेंगे उन्हें बुक के साथ पैरेलल फॉलो करते चलिए ताकि आपकी रिवीजन हो 100% इफेक्टिव। अगर आप फोकस्ड रहेंगे और बुक के साथ एक्टिवली फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं ये सेशन आपके एग्जाम के लिए गेम चेंजर बन सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन टुडेज फुल स्पीड लॉ रिवीजन विद द लीगल अध्यापक। आज हम कवर करने जा रहे हैं यूनिट 3 अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब तक हमने ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन समझा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तभी कंप्लीट होता है जब कुछ और एसेंशियल एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हो। सबसे पहला एलिमेंट है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। लॉ कहता है कि हर वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है जो मेजॉरिटी एज का हो, साउंड माइंड का हो और किसी लॉ के अंडर डिस्क्वालिफाइड ना हो। इसका मतलब सिंपल है, अगर इंसान बालिग है, समझदार है और उस पर कोई लीगल रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, माइनर का कॉन्ट्रैक्ट। याद रखो गोल्डन रूल, अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, मतलब शुरू से ही वॉइड। माइनर कॉम्पिटेंट ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। एग्जाम्पल समझो, 16 साल का रोहन किसी से बाइक खरीदने का अग्रीमेंट करता है और एडवांस दे देता है। बाद में सेलर बाइक देने से मना कर देता है। रोहन कोर्ट नहीं जा सकता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है। वैसे ही अगर माइनर ने किसी से लोन लिया तो लेंडर भी रिकवर नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर। और ध्यान देना, मेजॉरिटी अटेन करने के बाद भी माइनर उस कॉन्ट्रैक्ट को रैटिफाई नहीं कर सकता क्योंकि जो अग्रीमेंट शुरू से वॉइड था वो बाद में वैलिड नहीं बन सकता। एग्जाम्पल, रवि ने 17 साल की एज में 1 लाख का लोन लिया और 18 साल के बाद बोलता है हाँ अब मैं कंफर्म करता हूं। फिर भी वो लोन लीगली एनफोर्सेबल नहीं होगा जब तक फ्रेश अग्रीमेंट ना हो। लेकिन माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है, माइनर कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट ले सकता है। एग्जाम्पल, अगर ए माइनर को गिफ्ट डीड में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, माइनर उस बेनिफिट को एनफोर्स कर सकता है। इसी तरह माइनर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता लेकिन कंसेंट से बेनिफिट्स में एडमिट हो सकता है। माइनर हमेशा माइनॉरिटी प्लीड कर सकता है चाहे उसने गलत रिप्रेजेंट किया हो कि मैं मेजर हूं। एग्जाम्पल, एक माइनर ने झूठ बोला कि मैं 19 साल का हूं और लैपटॉप खरीद लिया क्रेडिट पर, बाद में पैसा नहीं दिया और कोर्ट में बोला मैं माइनर हूं, तो वो लायबिलिटी से बच सकता है। लॉ माइनर को प्रोटेक्ट करता है। अब लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज समझो। अगर माइनर को लाइफ की जरूरी चीजें दी गई हैं जैसे फूड, क्लोथ्स, एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, तो सप्लायर क्लेम कर सकता है, लेकिन माइनर पर्सनली लायबल नहीं होगा, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी लायबल होगी। एग्जाम्पल, माइनर को हॉस्पिटल ने ट्रीटमेंट दिया, पैसा उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर हो सकता है लेकिन उससे पर्सनली सू नहीं कर सकते। चलो अब इसे और अच्छे से एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। सोचो ईशान सिर्फ 16 साल का है, मतलब लॉ के हिसाब से वो माइनर है। उसने विशाल से 2 लाख रुपए का लोन लिया अपनी कॉलेज फीस देने के लिए और प्रॉमिस किया कि वो 30 मई 2019 तक पैसा वापस कर देगा, लेकिन ड्यू डेट पर पैसा वापस नहीं किया। अब विशाल सोच रहा है कि ईशान के पास 15 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है तो वो उस प्रॉपर्टी से अपना पैसा रिकवर कर लेगा। अब यहां हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के प्रोविजंस अप्लाई करने हैं। सबसे पहले सेक्शन 11 देखते हैं। यह सेक्शन कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पर्सन मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए और किसी लॉ के अंडर डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। इंडिया में मेजॉरिटी की एज 18 साल है। ईशान 16 साल का है तो वो माइनर है। लॉ के अकॉर्डिंग माइनर का अग्रीमेंट वॉइड होता है, यानी शुरू से ही इनवैलिड होता है। इसलिए नॉर्मली विशाल ईशान से कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर पैसा रिकवर नहीं कर सकता। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन आता है जो सेक्शन 68 में दिया गया है। यह सेक्शन कहता है कि अगर माइनर को नेसेसरीज ऑफ लाइफ सप्लाई की गई हो तो सप्लायर को पेमेंट मिल सकता है, लेकिन माइनर पर्सनली लायबल नहीं होगा, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी से अमाउंट रिकवर किया जा सकता है। नेसेसरीज का मतलब होता है ऐसी चीजें जो उसकी कंडीशन ऑफ लाइफ के हिसाब से जरूरी हो, जैसे खाना, कपड़ा, रहना और एजुकेशन। यहां लोन कॉलेज फीस के लिए लिया गया था और एजुकेशन जनरली नेसेसरीज में काउंट होती है। इसलिए फाइनल पोजीशन यह है कि विशाल ईशान को पर्सनली सू करके पैसा नहीं ले सकता क्योंकि माइनर का अग्रीमेंट वॉइड होता है। लेकिन क्योंकि लोन एजुकेशन जैसे नेसेसरी पर्पस के लिए था, विशाल ईशान की प्रॉपर्टी से 2 लाख रुपए रिकवर कर सकता है और लायबिलिटी सिर्फ उस प्रॉपर्टी तक लिमिटेड रहेगी। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट लीगल कंक्लूजन है। गार्डियन का रोल भी इंपॉर्टेंट है। गार्डियन माइनर के बिहाफ पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है अगर वो माइनर के बेनिफिट के लिए हो। एग्जाम्पल, गार्डियन माइनर के नाम पर स्कॉलरशिप का अग्रीमेंट करे या प्रॉपर्टी रेंट पर दे माइनर के बेनिफिट के लिए, वो वैलिड हो सकता है।
लेकिन गार्डियन माइनर को इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने के कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड नहीं कर सकता अगर वो रिस्की हो। माइनर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड नहीं कर सकता और ना ही इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो सकता है, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। माइनर पार्टनरशिप में फुल पार्टनर नहीं हो सकता, शेयर होल्डर भी नहीं बन सकता। माइनर एजेंट बन सकता है, लेकिन प्रिंसिपल के लिए काम करेगा और खुद लायबल नहीं होगा। एग्जाम्पल, 17 साल का लड़का अपने फादर के बिजनेस में एजेंट बनकर गुड्स डिलीवर करे, अगर कोई इशू हुआ तो प्रिंसिपल लायबल होगा, माइनर नहीं। जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट में अगर माइनर और एडल्ट दोनों साइन करें तो लायबिलिटी एडल्ट पर आएगी, माइनर पर नहीं। श्योरिटी के केस में अगर एडल्ट माइनर के लिए गारंटी दे तो श्योरिटी लायबल होगा। अब समझते हैं लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स। देखो, सबसे पहले टॉर्ट का सिंपल मतलब समझो। टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग होता है, यानी किसी को ऐसा नुकसान पहुंचाना जो कॉन्ट्रैक्ट का मैटर नहीं है, बल्कि एक जनरल लीगल ड्यूटी का वायलेशन है। जैसे किसी की प्रॉपर्टी तोड़ देना, किसी को इंजरी पहुंचाना या किसी का सामान गलत तरीके से यूज करना। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि माइनर जनरली टॉर्ट के लिए लायबल होता है, यानी अगर माइनर ने कोई सिविल रॉन्ग किया है तो उसको उस गलती के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, अगर जो टॉर्ट लग रहा है वो असल में कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच है तो माइनर को इनडायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल नहीं बनाया जा सकता। इसको एग्जाम्पल से समझो। मान लो एक माइनर ने किसी से घोड़ा सिर्फ राइडिंग के लिए बोरो किया। राइडिंग के अलावा यूज करना अलाउड नहीं था, लेकिन उसने वो घोड़ा अपने फ्रेंड को दे दिया और फ्रेंड ने घोड़ा को इतना जंप करवाया कि वो मर गया। अब यहां माइनर की लायबिलिटी इसलिए आई क्योंकि उसने गलत एक्ट किया, यानी मिसयूज किया और डैमेज कॉज हुआ। ये एक टॉर्ट बन गया, इसलिए माइनर लायबल होगा। इसी तरह अगर एक माइनर ने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हायर किए और उन्हें वापस करने के बजाय अपने फ्रेंड को दे दिए, तो यहां भी वो लायबल हो सकता है, क्योंकि उसने रॉन्गफुल एक्ट किया है। ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल नॉन परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि एक इंडिपेंडेंट सिविल रॉन्ग है। तो सिंपल रूल याद रखो, माइनर कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल नहीं होता, लेकिन अगर माइनर ने कोई इंडिपेंडेंट सिविल रॉन्ग किया है तो वो लायबल हो सकता है। बस ध्यान ये रखना है कि कोर्ट ये देखेगी कि केस असल में टॉर्ट का है या बस कॉन्ट्रैक्ट को इनडायरेक्टली एनफोर्स करने की कोशिश हो रही है। अगर कॉन्ट्रैक्ट को इनडायरेक्टली एनफोर्स करने की ट्रिक है तो माइनर लायबल नहीं होगा। अगर जेन्युइनली सिविल रॉन्ग है तो माइनर को लायबिलिटी फेस करनी पड़ेगी। अब आते हैं पर्सन ऑफ साउंड माइंड पर। लॉ कहता है इंसान साउंड माइंड का तब माना जाएगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त उसको समझ सके और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से रैशनल जजमेंट बना सके। अगर कोई नॉर्मली अनसाउंड है लेकिन ल्यूसिड इंटरवल में कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो वैलिड होगा। एग्जाम्पल, मेंटल पेशेंट जब स्टेबल स्टेट में हो और कॉन्ट्रैक्ट करे, वो वैलिड है। लेकिन नॉर्मली साउंड इंसान अगर नशा करके कॉन्ट्रैक्ट करे और समझ ना पाए तो वो वैलिड नहीं होगा। कुछ लोग डिस्क्वालिफाइड होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने से, जैसे फॉरेन सॉवरेन्स, एलियन एनिमीज, इंसॉल्वेंट्स, कन्विक्ट्स एक्सेट्रा। इन पर लॉ रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। अब फ्री कंसेंट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट का हार्ट है। दो लोग तब कंसेंट में होते हैं जब वो सेम थिंग पर सेम सेंस में अग्री करें। इसे कहते हैं कंसेंसस एड आइडम। अगर मैं कार बेचना चाहता हूं और तुम सोच रहे हो मैं बाइक बेच रहा हूं, तो कंसेंट ही नहीं बना। कंसेंट फ्री तब माना जाएगा जब वो कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक से अफेक्टेड ना हो। अब कोअर्जन समझो। अगर किसी को फोर्स या थ्रेट से अग्रीमेंट करवाया गया, जैसे किसी को धमकी दी कि साइन करो वरना जेल भिजवा देंगे, तो वो कंसेंट फ्री नहीं है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी, और जो बेनिफिट्स मिले हैं उन्हें वापस करना पड़ेगा। कोअर्जन में थ्रेट टू कमिट सुसाइड भी इंक्लूड होता है, क्योंकि सुसाइड या उसका अटेम्प्ट आईपीसी के अंडर ऑफेंस है। इसलिए अगर कोई सुसाइड की धमकी देकर कॉन्ट्रैक्ट करवाता है तो वो कोअर्जन होगा और कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा अग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन पर। फ्यूचर सीएस, अब हम आते हैं फ्री कंसेंट के अगले पावरफुल टॉपिक पर, अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड। सबसे पहले अनड्यू इन्फ्लुएंस समझते हैं। सिंपल लैंग्वेज में जब एक इंसान दूसरे इंसान की विल को डोमिनेट कर लेता है और उस पोजीशन का गलत फायदा उठाता है तो उसे अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं। यहां फिजिकल फोर्स नहीं होता, मेंटल प्रेशर होता है। लॉ कहता है दो चीजें होनी चाहिए। एक, पार्टीज के बीच रिलेशन ऐसा हो जहां ट्रस्ट या अथॉरिटी हो। दो, एक पार्टी दूसरी की विल डोमिनेट करने की पोजीशन में हो। अब कौन कौन सी सिचुएशंस में माना जाता है कि डोमिनेशन पॉसिबल है? सबसे पहले रियल या अपैरेंट अथॉरिटी, जैसे मास्टर सर्वेंट, डॉक्टर पेशेंट, टीचर स्टूडेंट। एग्जाम्पल लो, एक डॉक्टर अपने पेशेंट को बोलता है कि अगर तुम मेरी पर्सनल कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो मैं ट्रीटमेंट ध्यान से नहीं करूंगा। पेशेंट डर के मारे साइन कर देता है। यहां डॉक्टर अथॉरिटी पोजीशन में है और अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस बन सकता है।
दूसरा, फिड्यूशरी रिलेशनशिप, जहां ट्रस्ट होता है, जैसे फादर सन, हस्बैंड वाइफ, सोलिसिटर क्लाइंट, क्रेडिटर डेटर। एग्जाम्पल, एक एजेड फादर अपने सन पर पूरा ट्रस्ट करता है। बेटा कहता है, पापा प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, मैं ही संभालूंगा। अगर बाद में प्रूव हो जाए कि बेटा ने ट्रस्ट का मिसयूज किया और अनफेयर एडवांटेज लिया, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है। तीसरा, मेंटल डिस्ट्रेस या वीकनेस। अगर कोई इंसान बीमार हो, ओल्ड एज में हो या इमोशनल ब्रेकडाउन में हो और उस वक्त उससे अग्रीमेंट साइन करवाया जाए, तो कोर्ट देखेगी कि क्या उसकी मेंटल कैपेसिटी टेम्पररीली वीक थी। एग्जाम्पल, हॉस्पिटल में सीरियस कंडीशन में पेशेंट से प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाना। चौथा, अनकॉन्शनेबल बार्गेन्स, मतलब डील इतनी अनफेयर हो कि देखते ही लगे कुछ गड़बड़ है। जैसे कोई मनी लेंडर 1 लाख के लोन पर 60% इंटरेस्ट पर मंथ चार्ज करे और बोरोवर फाइनेंशियली डेस्परेट हो। कोर्ट ऐसे केस में मान लेती है कि डोमिनेशन हुआ है। यहां बर्डन ऑफ प्रूफ डोमिनेंट पार्टी पर होता है। अगर रिलेशन ऐसा है जहां ट्रस्ट या अथॉरिटी क्लियर है और बार्गेन अनफेयर है, तो जिसने फायदा लिया उसे प्रूव करना पड़ेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था। इफेक्ट क्या होगा? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। जिसकी कंसेंट अफेक्ट हुई वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। कोर्ट चाहे तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट सेट असाइड करे या फेयर टर्म्स पर मॉडिफाई करे। अब आते हैं फ्रॉड पर। फ्रॉड में सिंपल प्रेशर नहीं, सीधा चीटिंग होती है। फ्रॉड तब होता है जब कोई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करे या ट्रूथ को छुपाए, एक्टिव कंसीलमेंट, या नोइंगली झूठ बोले, या रेकलेस हो, मतलब सच झूठ की परवाह ही ना करे और इंटेंशन हो कि सामने वाला इंसान उस पर बिलीव करे और एक्ट करे। एग्जाम्पल समझो, ए अपनी कार बेच रहा है और जानता है कि इंजन खराब है। वो बोलता है कार बिल्कुल न्यू कंडीशन में है, एकदम एक्सीडेंट फ्री। बायर उस पर बिलीव करके कार खरीद लेता है और बाद में लॉस होता है। ये फ्रॉड है। फ्रॉड में यह भी जरूरी है कि रिप्रेजेंटेशन फैक्ट से रिलेटेड हो, ओपिनियन नहीं। दूसरी पार्टी ने उस पर रिलाई किया हो और उसे एक्चुअल लॉस हुआ हो। अगर ये सब प्रूव हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। विक्टिम के पास 3 रेमेडीज हैं। 1, कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड कर सकता है। 2, डैमेजेस क्लेम कर सकता है। 3, या इंसिस्ट करे कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो लेकिन उसे उस पोजीशन में लाया जाए जहां वो होता अगर स्टेटमेंट ट्रू होता। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मियर साइलेंस फ्रॉड नहीं होता। हर कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटी नहीं होती कि तुम हर फैक्ट डिस्क्लोज करो। एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी लैंड बेच रहा हूं और मुझे पता है कि फ्यूचर में वहां मेट्रो स्टेशन बनेगा, मैं डिस्क्लोज ना करूं तो जनरली फ्रॉड नहीं माना जाएगा, क्योंकि बायर भी इंक्वायरी कर सकता था। लेकिन अगर साइलेंस इटसेल्फ मिसलीडिंग हो जाए या फिड्यूशरी रिलेशनशिप हो, तब साइलेंस भी फ्रॉड बन सकता है। डिफरेंस याद रखो, कोआर्जन मतलब फिजिकल या इल्लीगल थ्रेट, अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब मेंटल डोमिनेशन, फ्रॉड मतलब इंटेंशनल चीटिंग। ये तीनों फ्री कंसेंट को डिस्ट्रॉय करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बना देते हैं। अब बात करते हैं साइलेंस कब फ्रॉड बन जाता है और फिर मिस रिप्रेजेंटेशन और इंपॉर्टेंट कंपैरिजन समझेंगे। सबसे पहले रूल याद रखो। जनरल रूल ये है कि मियर साइलेंस फ्रॉड नहीं होता। मतलब हर कॉन्ट्रैक्ट में आप पर ड्यूटी नहीं होती कि आप सामने वाले को हर छोटी बड़ी बात बताओ। लेकिन इस रूल के इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं जहां साइलेंस ही फ्रॉड बन जाता है, क्योंकि वहां ड्यूटी टू स्पीक होती है। सबसे पहला केस है फिड्यूशरी रिलेशनशिप। जहां ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस होता है वहां अटमोस्ट गुड फेथ रिक्वायर्ड होता है, जैसे ट्रस्टी बेनिफिशियरी, गार्डियन वार्ड, सोलिसिटर क्लाइंट। एग्जाम्पल लो, एक लॉयर को पता है कि जिस प्रॉपर्टी को वो क्लाइंट के बिहाफ पर खरीद रहा है उसमें लीगल डिस्प्यूट पेंडिंग है और वो जानबूझकर नहीं बताता और खुद सस्ती में खरीद लेता है, तो ये साइलेंस फ्रॉड होगा, क्योंकि फिड्यूशरी रिलेशन में फुल डिस्क्लोजर जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। इंश्योरेंस में प्रिंसिपल होता है उबेरिमा फिडे, यानी अटमोस्ट गुड फेथ। एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन लाइफ इंश्योरेंस लेते वक्त अपनी सीरियस हार्ट डिजीज छुपा लेता है तो इंश्योरर बाद में पॉलिसी अवॉइड कर सकता है, क्योंकि मटीरियल फैक्ट डिस्क्लोज करना जरूरी था। यहां साइलेंस फ्रॉड के बराबर है। तीसरा, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर एक पार्टी को कोई सीरियस मेंटल इलनेस है और वो इंटेंशनली हाइड करता है तो साइलेंस फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि ये मटीरियल फैक्ट है जो दूसरे की कंसेंट को अफेक्ट करता है। फैमिली सेटलमेंट में भी फुल डिस्क्लोजर जरूरी है। एग्जाम्पल, भाइयों में प्रॉपर्टी सेटलमेंट हो रहा है और एक भाई को पता है कि एक प्लॉट का मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है लेकिन वो छुपा लेता है, तो ये फ्रॉडुलेंट साइलेंस हो सकता है। शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में भी जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो सारे मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज करने होते हैं। अगर कंपनी अपना हैवी लॉस हाइड करे और इन्वेस्टर्स को शेयर्स बेच दे तो ये फ्रॉड है। अब एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन, साइलेंस इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच कब होता है?
एग्जाम्पल, ए बी को बोलता है अगर तुम डिनाई नहीं करते तो मैं मान लूंगा कि घोड़ा साउंड है। बी चुप रहता है जबकि उसे पता है घोड़ा बीमार है। यहां बी का साइलेंस मिसलीडिंग है, इसलिए फ्रॉड बन सकता है। लेकिन अगर अग्रीव्ड पार्टी के पास ऑर्डिनरी डिलीजेंस से ट्रूथ डिस्कवर करने का फुल चांस था और उसने चेक नहीं किया, तो कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होता। ये फैक्ट्स पर डिपेंड करता है। अब आते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन पर। मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड से मिलता जुलता है, लेकिन इंटेंशन डिफरेंट होता है। यहां फॉल्स स्टेटमेंट होती है, लेकिन डिसीव करने का इंटेंशन नहीं होता। 3 मेन सिचुएशंस। पहला, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जो फॉल्स है, लेकिन मेकर ऑनेस्टली बिलीव करता था कि वो ट्रू है। एग्जाम्पल, ए अपना लैंड बेच रहा है और कहता है ये 2000 स्क्वायर फीट है, क्योंकि उसने पुराने रिकॉर्ड में देखा था, लेकिन एक्चुअल में 1800 स्क्वायर फीट निकला। अगर उसने जेन्युइनली बिलीव किया था तो मिसरिप्रेजेंटेशन है, फ्रॉड नहीं। दूसरा, ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट इंटेंशन टू डिसीव। एग्जाम्पल, कंपनी का डायरेक्टर एक फैक्ट डिस्क्लोज करना भूल जाता है जो उसका ड्यूटी था बताना, और उसे एडवांटेज मिल जाता है, तो मिसरिप्रेजेंटेशन हो सकता है। तीसरा, इनोसेंट मिस्टेक जो दूसरी पार्टी को सब्जेक्ट मैटर के बारे में गलत बिलीफ में डाल दे। एग्जाम्पल, दोनों पार्टीज मान रहे हैं कि पेंटिंग ओरिजिनल है, लेकिन बाद में पता चलता है कॉपी थी। अब एक पावरफुल कंपैरिजन याद करो कोअर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस का। कोअर्जन में फिजिकल फोर्स या इलीगल थ्रेट होता है, जैसे किसी को बोलना कि अगर साइन नहीं किया तो तुम्हें जेल भिजवा दूंगा या प्रॉपर्टी जबरदस्ती रोक लूंगा। यहां आईपीसी का एलिमेंट इन्वॉल्व होता है। रिलेशनशिप जरूरी नहीं होता, स्ट्रेंजर भी कोअर्जन कर सकता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में फिजिकल फोर्स नहीं, मेंटल या मॉरल प्रेशर होता है। यहां रिलेशनशिप जरूरी होता है, जैसे डॉक्टर पेशेंट, और कोर्ट के पास पावर होती है कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कैंसिल करे या मॉडिफाइड फॉर्म में इन्फोर्स करे। कोअर्जन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है और बेनिफिट्स रिस्टोर करने पड़ते हैं एज पर सेक्शन 64। अनड्यू इन्फ्लुएंस में कोर्ट डिस्क्रिशन यूज करती है, पूरा बेनिफिट वापस करवाना जरूरी हो भी सकता है या नहीं भी। अब फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस समझो। एग्जाम का फेवरेट। फ्रॉड में इंटेंशन टू डिसीव होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन में इंटेंशन नहीं होता। फ्रॉड में पर्सन जानता है कि स्टेटमेंट फॉल्स है या रेकलेस है। मिसरिप्रेजेंटेशन में वो बिलीव करता है कि स्टेटमेंट ट्रू है। फ्रॉड में इंजर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड भी कर सकता है और डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। मिसरिप्रेजेंटेशन में जनरली डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता, सिर्फ रिसेंट या रेस्टिट्यूशन मिलता है। फ्रॉड में रॉन्ग डूअर ये डिफेंस नहीं ले सकता कि सामने वाले के पास ट्रूथ डिस्कवर करने का मौका था। मिसरिप्रेजेंटेशन में अगर अग्रीव्ड पार्टी ऑर्डिनरी डिलीजेंस से ट्रूथ डिस्कवर कर सकता था तो रिलीफ मिलने में दिक्कत हो सकती है। एग्जाम्पल से क्रिस्टल क्लियर करो। अगर कार सेलर को पता है इंजन खराब है और वो झूठ बोलता है, ये फ्रॉड है। अगर उसे सच में लगा इंजन ठीक है क्योंकि मैकेनिक ने गलत रिपोर्ट दी थी, ये मिसरिप्रेजेंटेशन है। इसलिए फ्यूचर सीएस फ्री कंसेंट के सारे एलिमेंट्स को कनेक्ट करके देखो। कोअर्जन इक्वल्स टू फोर्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस इक्वल्स टू डोमिनेशन, फ्रॉड इक्वल्स टू इंटेंशनल चीटिंग, मिसरिप्रेजेंटेशन इक्वल्स टू इनोसेंट फॉल्स स्टेटमेंट। इन चारों में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, लेकिन रेमेडीज और इंटेंशन में फर्क होता है। चलो फ्यूचर सीएस, अब हम एकदम फ्लो में पढ़ते हैं, बिना रुके, जैसे क्लास चल रही हो। सबसे पहले समझो लीगल इफेक्ट्स ऑफ अग्रीमेंट्स विदाउट फ्री कंसेंट। अगर किसी अग्रीमेंट में कंसेंट कोअर्जन, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से ली गई है तो अग्रीमेंट वॉइड नहीं होता ऑटोमेटिकली, वो वॉइडेबल होता है। वॉइडेबल का मतलब क्या? जिसकी कंसेंट गलत तरीके से ली गई है उसके पास ऑप्शन होता है, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करे, रिसेंड करे, या फिर इंसिस्ट करे कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो और उसे वही पोजीशन मिले जो उसे मिलती अगर स्टेटमेंट सच होता है। एग्जाम्पल लो, ए ने बी को बोला कि मशीन बिल्कुल नहीं है जबकि वो पुरानी थी। बी ने इस फॉल्स स्टेटमेंट पर मशीन खरीद ली। अब बी के पास ऑप्शन है, या तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करे और पैसे वापस ले, या बोले कि मुझे वही नई मशीन की वैल्यू के बराबर कॉम्पनसेशन दो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, अगर मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉडुलेंट साइलेंस हुआ था और अग्रीव्ड पार्टी ऑर्डिनरी डिलीजेंस से ट्रुथ डिस्कवर कर सकता था तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। मतलब अगर आप इजीली चेक कर सकते थे और आपने चेक नहीं किया तो कोर्ट आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगी। एग्जाम्पल, ए लैंड बेच रहा है और बी खुद सर्वे करा सकता था लेकिन नहीं कराया। बाद में पता चला लैंड का एरिया कम है। अगर बी इजीली वेरीफाई कर सकता था तो वो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं कर पाएगा। और एक और रूल, अगर फ्रॉड हुआ लेकिन दूसरी पार्टी एक्चुअली मिसलेड ही नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं होगा। मतलब झूठ बोला गया लेकिन सामने वाला उस झूठ पर बिलीव ही नहीं किया तो फ्रॉड का इफेक्ट नहीं होगा। अब चलते हैं मिस्टेक पर, बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रिकी टॉपिक। मिस्टेक का मतलब है इनोसेंट बिलीफ जो गलत निकला। ये दो टाइप की होती है, बायलैटरल और यूनिलैटरल। बायलैटरल मिस्टेक तब होती है जब दोनों पार्टीज किसी एसेंशियल फैक्ट के बारे में गलत समझ में हो, और अगर मिस्टेक किसी मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू अग्रीमेंट पर है तो अग्रीमेंट वॉइड होता है।
एग्जाम्पल, ए और बी एक स्पेसिफिक कार्गो ऑफ वीट का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन दोनों को पता नहीं कि वो कार्गो ऑलरेडी शिप से डिस्ट्रॉय हो चुका है। यहां दोनों मिस्टेक में है रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अग्रीमेंट वॉइड होगा। यूनिलैटरल मिस्टेक में सिर्फ एक पार्टी गलत है। जनरली यूनिलैटरल मिस्टेक से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता। एग्जाम्पल, ए ने गलती से 1 लाख की जगह 10,000 लिख दिया कोटेशन में और बी ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। सिर्फ ए मिस्टेक में था, तो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा जब तक कोई फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्व ना हो। अब मिस्टेक ऑफ लॉ समझो। अपने देश के लॉ की इग्नोरेंस एक्सक्यूज नहीं है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आप इंडियन लॉ नहीं जानते और गलत कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वो वैलिड रहेगा, लेकिन फॉरेन लॉ को मिस्टेक ऑफ फैक्ट ट्रीट किया जाता है। अगर दोनों पार्टीज को फॉरेन लॉ का गलत अंडरस्टैंडिंग था और वो एसेंशियल था, तो अग्रीमेंट वॉइड हो सकता है। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट समझो। मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब होता है अग्रीमेंट करते समय किसी फैक्ट के बारे में गलत बिलीफ होना। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर दोनों पार्टीज किसी एसेंशियल फैक्ट के बारे में गलती में हैं, तो अग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। बायलैटरल मिस्टेक या म्यूचुअल मिस्टेक। अगर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज एक दूसरे को गलत समझ लें या दोनों अलग अलग मतलब निकाल रहे हों, मतलब दोनों क्रॉस पर्पसेस में हो, तो इसे कहते हैं बायलैटरल मिस्टेक। और अगर ये मिस्टेक किसी एसेंशियल फैक्ट से रिलेटेड है, तो अग्रीमेंट वॉइड होगा। एसेंशियल फैक्ट क्या होता है? एसेंशियल फैक्ट मतलब वो फैक्ट जो अग्रीमेंट की फाउंडेशन है, जैसे सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट करता है या नहीं, किस स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है, क्वांटिटी क्या है, आइडेंटिटी क्या है। अगर यही चीज गलत निकली तो अग्रीमेंट टिकेगा ही नहीं। एग्जाम्पल, मान लो ए ने बी से एक स्पेसिफिक कार खरीदी जो मुंबई पोर्ट पर खड़ी थी, लेकिन अग्रीमेंट के समय तक वो कार ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और दोनों पार्टीज को यह पता नहीं था। यहां दोनों को फैक्ट का गलत बिलीफ था कि कार एग्जिस्ट करती है, सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है, इसलिए अग्रीमेंट वॉइड होगा। लेकिन अगर सिर्फ एक पार्टी गलती में है, यूनिलैटरल मिस्टेक, तो जनरली अग्रीमेंट वैलिड रहेगा। तो याद रखना, जब दोनों पार्टीज एसेंशियल फैक्ट पर गलत हो, अग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड। अब आते हैं लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन पर। ये हर कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन फॉरबिडन बाय लॉ है, मतलब डायरेक्टली इलीगल है, तो अग्रीमेंट वॉइड। एग्जाम्पल, किसी को पैसे देना किसी को हर्ट करने के लिए, ये फॉरबिडन है, अग्रीमेंट वॉइड। अगर ऑब्जेक्ट लॉ के प्रोविजन को डिफीट करता है तो भी वॉइड। एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी को किसी के नाम इसलिए ट्रांसफर करना ताकि टैक्स न देना पड़े, ये लॉ को डिफीट करना है। अगर अग्रीमेंट फ्रॉड प्रमोट करता है, वॉइड। अगर किसी को चीट करने के लिए पार्टनरशिप बनाई, वॉइड। अगर ऑब्जेक्ट किसी और की पर्सन या प्रॉपर्टी को इंजरी करता है, वॉइड। इंजरी का मतलब सिर्फ फिजिकल नहीं, लीगल इंजरी भी। अगर कंसिडरेशन इमोरल है, वॉइड। एग्जाम्पल, इलीगल रिलेशनशिप कंटिन्यू रखने के लिए पैसा देना। अब पब्लिक पॉलिसी, ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। कोर्ट देखती है क्या अग्रीमेंट सोसाइटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, जैसे ट्रेडिंग विद एनिमी, वॉर के टाइम एनिमी कंट्री के सिटीजन के साथ ट्रेड करना, वॉइड। स्टाइफलिंग प्रोसिक्यूशन, इसका मतलब होता है किसी क्रिमिनल केस को उसके नॉर्मल लीगल प्रोसेस में चलने से रोक देना, यूजुअली पैसों या किसी बेनिफिट के बदले। यानी अगर किसी ने कोई क्राइम किया है और विक्टिम या कंप्लेनेंट उससे डील कर लेता है कि तुम मुझे पैसा दे दो या कोई बेनिफिट दे दो, मैं केस वापस ले लूंगा, तो ऐसा अग्रीमेंट जनरली वॉइड होता है, क्योंकि ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट माना जाता है। लॉ का सिंपल प्रिंसिपल है, वन शुड नॉट मेक अ ट्रेड ऑफ फेलनी, यानी क्राइम को बिजनेस या बार्गेनिंग का सब्जेक्ट नहीं बनाना चाहिए। क्राइम सिर्फ विक्टिम के अगेंस्ट नहीं होता, बल्कि सोसाइटी के अगेंस्ट भी होता है। इसलिए पब्लिक ऑफेंसेस को प्राइवेट कॉम्प्रोमाइज से खत्म करना नॉर्मली अलाउड नहीं होता। अगर कोई एग्रीमेंट इसलिए किया जाता है कि ऑलरेडी फाइल्ड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को फोर्सिबली या प्राइवेट सेटलमेंट के थ्रू रोक दिया जाए, तो वो जस्टिस का अब्यूज माना जाता है, इसलिए ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC में कुछ ऑफेंसेस को कंपाउंडेबल ऑफेंसेस बोला गया है। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिनको लॉ अलाउ करता है कि पार्टीज कोर्ट की परमिशन के साथ या बिना परमिशन के कॉम्प्रोमाइज कर सकती हैं। अगर ऑफेंस कंपाउंडेबल है और पार्टीज लीगल प्रोसेस फॉलो करके कॉम्प्रोमाइज करती हैं, तो ऐसा अग्रीमेंट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल से समझो, अगर ए ने बी के अगेंस्ट एक ऐसा ऑफेंस किया जो कंपाउंडेबल है और बी अग्री करता है कि वो क्रिमिनल केस परस्यू नहीं करेगा इन रिटर्न फॉर ए सेलिंग हिम सम लैंड, तो ये अग्रीमेंट वैलिड हो सकता है। लेकिन अगर ऑफेंस नॉन कंपाउंडेबल है, जैसे सीरियस क्राइम्स, मर्डर, रेप एटसेट्रा, तो ऐसे ऑफेंस में कॉम्प्रोमाइज करके केस दबाना इल्लीगल होगा और अग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा।
मेंटेनेंस एंड चैम्पटी, अगर कोई बिना इंटरेस्ट के किसी की लिटिगेशन फंड करे सिर्फ प्रॉफिट के लिए तो जनरली वॉइड, लेकिन इंडिया में रीजनेबल और बोनाफाइड हो तो वैलिड हो सकता है। ट्रैफिक इन पब्लिक ऑफिसेज, पैसा देकर गवर्नमेंट जॉब दिलवाना वॉइड, क्योंकि पब्लिक ऑफिस मेरिट पर मिलना चाहिए। अग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपोली, जो पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म करे वॉइड। मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट, इसका मतलब होता है ऐसा अग्रीमेंट जिसमें कोई व्यक्ति पैसे या रिवॉर्ड के बदले किसी की शादी फिक्स करवाने या नेगोशिएट करने का प्रॉमिस करता है। लॉ कहता है कि ऐसा अग्रीमेंट वॉइड होता है क्योंकि ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट माना जाता है। शादी एक सोशल और पर्सनल इंस्टीट्यूशन है। इसे पैसों के बदले डील की तरह ट्रीट करना सोसाइटी के इंटरेस्ट के खिलाफ माना जाता है। इसलिए अगर कोई बोले कि मुझे इतने पैसे दो, मैं तुम्हारी शादी पक्की करा दूंगा, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट एनफोर्स नहीं करेगी। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है। अगर कोई मैरिज ब्यूरो या मैट्रिमोनियल वेबसाइट सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जैसे प्रोफाइल्स, बायोडेटा या कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और शादी की फाइनल नेगोशिएशन पार्टीज पर छोड़ देती है, तो ऐसा अग्रीमेंट वैलिड होता है, क्योंकि वहां रिवॉर्ड शादी फिक्स करने के लिए नहीं बल्कि सर्विस प्रोवाइड करने के लिए लिया जा रहा होता है। अब थोड़ा फन एग्जाम्पल ले लो। अगर अनुपम मित्तल डायरेक्टली बोले कि 10 लाख रुपए दो और मैं तुम्हारी शादी फाइनल करा दूंगा, तो वो वॉइड हो जाएगा। लेकिन शादी.com क्या करता है? वो सिर्फ प्लेटफॉर्म देता है जहां लोग अपनी चॉइस से कनेक्ट करते हैं। इसलिए शादी.com का सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट बिल्कुल वैलिड है। सिंपल रूल याद रखो, शादी फिक्स करने के बदले पैसा लेना वॉइड है, लेकिन शादी के लिए प्लेटफॉर्म या इंफॉर्मेशन देना वैलिड है। इंटरफेरेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जज को इन्फ्लुएंस करने के लिए अग्रीमेंट वॉइड। इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, इसका मतलब होता है जब कोई पर्सन अपनी ड्यूटी या ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट अपना पर्सनल इंटरेस्ट डेवलप कर लेता है, यानी जहां उसको न्यूट्रल या लॉयल रहना चाहिए वहां वो अपना फायदा देखने लगता है। ऐसे अग्रीमेंट्स को लॉ वॉइड मानता है क्योंकि ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं। पब्लिक पॉलिसी का सिंपल मतलब है कि सोसाइटी में ऑनेस्टी, फेयरनेस और ट्रस्ट बना रहना चाहिए। अगर कोई पर्सन जिसे ड्यूटी दी गई है वो सीक्रेटली अपना फायदा कमाने लगे तो सिस्टम करप्ट हो जाएगा। इसलिए लॉ ऐसे अग्रीमेंट्स को अलाउ नहीं करता। पहला एग्जाम्पल समझो। अगर एक एजेंट अपने प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है तो उसकी ड्यूटी है कि वो सिर्फ प्रिंसिपल के इंटरेस्ट में काम करे। अगर वो बिना प्रिंसिपल की परमिशन के किसी थर्ड पार्टी से एक्स्ट्रा पैसा या कमीशन ले लेता है फॉर परफॉर्मिंग हिज एजेंसी वर्क, तो ये गलत है, क्योंकि उसका ऑब्लिगेशन था प्रिंसिपल के लिए ऑनेस्टली काम करना, लेकिन उसने अपना पर्सनल इंटरेस्ट बना लिया। इसलिए ऐसा अग्रीमेंट इनवैलिड होगा। दूसरा एग्जाम्पल और क्लियर है। मान लो ए एक फर्म का मैनेजर है। उसकी ड्यूटी है कि वो फर्म के बेस्ट इंटरेस्ट में कॉन्ट्रैक्ट्स पास करे। अगर एक्स उसे सीक्रेटली 2 लाख रुपए देता है और ए प्रॉमिस करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्स को दे देगा, तो ये ब्राइबरी जैसा सिचुएशन हो जाता है। यहां ए अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के अगेंस्ट पर्सनल बेनिफिट ले रहा है। इसलिए ऐसा अग्रीमेंट वॉइड होगा क्योंकि ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। और एक इंपॉर्टेंट रूल, अगर कंसिडरेशन पार्टली अनलॉफुल है और वो सेपरेट नहीं की जा सकती तो पूरा अग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। एग्जाम्पल, ए ने बी को 1 लाख देने का प्रॉमिस किया, जिसमें से 50,000 लीगल काम के लिए और 50,000 इल्लीगल काम के लिए। अगर दोनों सेपरेट नहीं किए जा सकते, पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। इसलिए याद रखो, फ्री कंसेंट प्लस लॉफुल ऑब्जेक्ट प्लस लॉफुल कंसिडरेशन इक्वल्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर इनमें से कोई भी मेजर एलिमेंट फेल हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट या तो वॉइड या वॉइडेबल हो जाएगा। चलो फ्यूचर सीएस, अब हम वॉइड अग्रीमेंट्स का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम फ्लो में समझते हैं, जैसे क्लास में बैठकर पढ़ रहे हो। सबसे पहले समझो, कुछ अग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जो शुरू से ही लॉ ने वॉइड डिक्लेयर कर दिए हैं, चाहे पार्टीज की मर्जी कुछ भी हो। इन्हें कहते हैं एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड अग्रीमेंट्स। सबसे पहला, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, मतलब अगर कोई अग्रीमेंट किसी को शादी करने से रोकता है तो वो वॉइड है। एग्जाम्पल, ए बी को कहता है कि मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा अगर तुम कभी शादी नहीं करोगे। यह अग्रीमेंट वॉइड है। लॉ कहता है शादी एक पर्सनल फ्रीडम है, इसे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। अगला, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। जनरल रूल यह है कि कोई भी अग्रीमेंट जो किसी को उसके लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड या बिजनेस से रोकता है वो वॉइड है। एग्जाम्पल, ए बी को कहता है कि तुम 10 साल तक इंडिया में कहीं भी बिजनेस नहीं करोगे तभी मैं तुम्हें जॉब दूंगा। ये वॉइड है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन याद रखना, सेल ऑफ गुडविल।
अगर ए अपना बिजनेस और गुडविल बी को बेचता है और अग्री करता है कि वो सेम एरिया में सेम बिजनेस नहीं करेगा तो ये वैलिड है। बस कंडीशन ये है कि रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल हो, एरिया और टाइम दोनों के हिसाब से। एग्जाम्पल, ए ने रायपुर में अपनी बेकरी बेची और अग्री किया कि वो 2 साल तक रायपुर सिटी के अंदर बेकरी बिजनेस नहीं करेगा। ये रीजनेबल है, वैलिड होगा। लेकिन अगर बोले 20 साल तक पूरे इंडिया में बेकरी नहीं करेगा तो अनरीजनेबल होगा, वॉइड हो सकता है। अगला, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। अगर कोई अग्रीमेंट किसी को कोर्ट में अपने लीगल राइट्स एनफोर्स करने से रोकता है या लिमिटेशन पीरियड को कम करता है तो वो वॉइड है। एग्जाम्पल, ए और बी कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं कि अगर डिस्प्यूट हुआ तो कोई भी कोर्ट नहीं जाएगा। ये वॉइड है। कोर्ट में जाने का राइट फंडामेंटल लीगल राइट है। लेकिन आर्बिट्रेशन एक्सेप्शन है। अगर अग्रीमेंट में लिखा है कि डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन में जाएगा और सिर्फ आर्बिट्रेशन अवॉर्ड ही एनफोर्स होगा तो वो वैलिड है। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट वैलिड होता है, बस राइटिंग में होना चाहिए। अगला, अग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन। अगर अग्रीमेंट का मीनिंग ही क्लियर नहीं है तो वो वॉइड है। एग्जाम्पल, ए अग्रीज टू सेल बी 100 टन्स ऑफ ऑयल। कौन सा ऑयल? मस्टर्ड, सनफ्लावर, कोकोनट। अगर स्पेसिफाई नहीं है, अग्रीमेंट अनसर्टेन है, वॉइड है। अब आते हैं वेजरिंग अग्रीमेंट पर। यह बहुत फेवरेट टॉपिक है। वेजर का मतलब सिंपल लैंग्वेज में बेटिंग। इसके एसेंशियल एलिमेंट्स समझो। सबसे पहले, प्रॉमिस टू पे मनी या मनीज वर्थ। दूसरा, पेमेंट डिपेंडेंट हो किसी अनसर्टेन इवेंट पर। तीसरा, इवेंट अनसर्टेन होना चाहिए। चौथा, दोनों पार्टीज के पास इक्वल चांस हो जीतने या हारने का। और सबसे इंपॉर्टेंट, पार्टीज का इवेंट में कोई रियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ बेटिंग का इंटरेस्ट हो। एग्जाम्पल, ए और बी आईपीएल मैच पर बेट लगाते हैं। अगर सीएसके जीती तो ए बी को 10,000 देगा, वरना बी ए को 10,000 देगा। दोनों का मैच से कोई रियल इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ पैसा जीतना है। यह वेजरिंग अग्रीमेंट है और वॉइड है। अब गैम्बलिंग टाइप ट्रांजैक्शंस, लॉटरी, क्रॉसवर्ड कंपटीशन अगर स्किल बेस्ड नहीं है, स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस जहां सिर्फ प्राइस डिफरेंस सेटल करना हो, हॉर्स रेस बेटिंग, ये सब वेजरिंग नेचर के हो सकते हैं। एग्जाम्पल, ए शेयर्स खरीदता है सिर्फ इसलिए कि सेटलमेंट डेट पर मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का डिफरेंस ले या दे, बिना एक्चुअल डिलीवरी इंटेंशन के। यह स्पेक्युलेशन है, वेजरिंग नेचर का हो सकता है। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस वेजर जैसा दिखते हैं पर वेजर नहीं होते। जैसे चिट फंड, लोग पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं और लकी ड्रॉ से पैसा मिलता है। यह वेजरिंग नहीं है क्योंकि यह सेविंग स्कीम है। कमर्शियल ट्रांजैक्शंस जहां एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स या शेयर्स होती है, वेजरिंग नहीं। गेम्स ऑफ स्किल जैसे चेस टूर्नामेंट या क्रिकेट टूर्नामेंट स्किल डोमिनेंट हो, वेजरिंग नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वेजर नहीं होता। अब डिफरेंस समझो इंश्योरेंस और वेजर में। इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, मतलब जिसका इंश्योरेंस हो रहा है उसका रियल इंटरेस्ट होता है उस प्रॉपर्टी या लाइफ में। एग्जाम्पल, ए अपने घर का इंश्योरेंस कराता है। अगर घर जल गया तो उसको लॉस होगा, इसलिए इंश्योरेंस वैलिड है। वेजर में कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं। एग्जाम्पल, ए और बी किसी स्ट्रेंजर के घर पर बेट लगा रहे हैं कि वो जलेगा या नहीं। उसका घर से कोई लेना देना नहीं। इंश्योरेंस में प्रीमियम साइंटिफिक और एक्चुएरियल बेसिस पर कैलकुलेट होता है। वेजर में कोई कैलकुलेशन नहीं, बस बेटिंग अमाउंट फिक्स होता है। इंश्योरेंस सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, रिस्क कवर करता है। वेजर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट माना जाता है। इंश्योरेंस वैलिड और एनफोर्सेबल है, वेजर वॉइड और अनएनफोर्सेबल है। एग्जाम्पल कंपेयर करो, ए अपनी कार का इंश्योरेंस कराता है। एक्सीडेंट हुआ, कंपनी कॉम्पनसेट करेगी। यह वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन ए और बी बेट लगाएं कि कल बारिश होगी या नहीं, यह वेजरिंग है, वॉइड है। तो याद रखो, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, जनरल रूल, रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, अनसर्टेन अग्रीमेंट्स, वेजरिंग अग्रीमेंट्स, ये सब एक्सप्रेसली वॉइड कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, और यहां कंप्लीट होता है यूनिट 3। फ्यूचर सीएज याद रखो, माइनर अग्रीमेंट करता है पर लॉ बोलता है बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। अगर इस यूनिट के जबरदस्त एग्जाम रेडी शॉर्ट नोट्स चाहिए तो नीचे कमेंट करो, मेजर बनना है। क्योंकि सीए बनना है तो लीगली कॉम्पिटेंट भी बनना पड़ेगा। और हाँ, हम ऐसी ही ढेर सारी सिंपल, फनी और स्कोरिंग लॉ वीडियोस लाते रहते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट टाइट रहे और मार्क्स फुल आए।
सब्सक्राइब करो, वरना एग्जाम में आप तो कॉम्पिटेंट होगे पर प्रेपरेशन डिस्क्वालिफाइड हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीगली कैपेबल रहो और कॉन्फिडेंटली पढ़ते रहो।